हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं क्लबिंग ऑफ इनकम। यानी जो आदमी जनरली हम लोग टैक्सेशन में क्या पढ़ते हैं, जो आदमी इनकम कर रहा है उसी के हेड में सारी इनकम शो होती है, टैक्स भी उसी को देना पड़ता है। यानी जो आदमी कमाता है टैक्सेबिलिटी उसी के ऊपर आती है। बट क्लबिंग ऑफ इनकम चैप्टर बात करता है कि ऐसे सर्टेन सर्कमस्टांसेस है जहां पर जो आदमी कमा रहा है टैक्स वो नहीं दे रहा है, टैक्स कोई और दे रहा है। मतलब कमा कोई और रहा है, टैक्स किसी और को देना पड़ रहा है। इसी के ऊपर ये चैप्टर है क्लबिंग। क्लबिंग वर्ड का मतलब है एक की इनकम दूसरे में जुड़ जाना, एक की इनकम दूसरे में जुड़ जाना। मेरी इनकम किसी और में क्लब हो जाना, उसकी इनकम तो है ही, उसमें मेरी इनकम भी जोड़ देना और फिर उस पर टैक्स निकालना। यही है क्लबिंग ऑफ इनकम चैप्टर। तो मीनिंग और वो सर्कमस्टांसेस कब कब इनकम क्लब होगी और कुछ एक्सेप्शन। मेन इसमें तीन हेड है, मीनिंग, वो सर्कमस्टांसेस जहां पर इनकम क्लब होगी और एक्सेप्शंस क्या है जहां पर इनकम क्लब नहीं होगी। मीनिंग, एसएससी इज टैक्स्ड ऑन इनकम ऑफ अदर पर्सन। एक एसएससी को टैक्स देना पड़ रहा है दूसरे पर्सन के इनकम के ऊपर। ये दूसरे पर्सन कौन हो सकते हैं? जनरली तीन, स्पाउस मतलब हस्बैंड के लिए वाइफ और वाइफ के लिए हस्बैंड, सन्स वाइफ मतलब बेटे की वाइफ, माइनर चाइल्ड, अगर कोई चाइल्ड माइनर और वो कोई इनकम कमा रहा है तो पेरेंट के हाथ में क्लब होगी। स्पाउस के केस में मतलब कभी कभी ऐसा होगा कि हस्बैंड की इनकम पे टैक्स वाइफ दे रही है, या हस्बैंड की इनकम वाइफ में क्लब हो रही है, या वाइफ की इनकम हस्बैंड में क्लब हो रही है। सन्स वाइफ इनकम, बेटे की वाइफ की इनकम कुछ बेटे के मम्मी या पापा के हाथ में क्लब हो रही है, या माइनर चाइल्ड की इनकम उसके पेरेंट या गार्जियन के हाथ में क्लब हो रही है। ऐसा कब कब होगा वो ये केसेस समझाएंगे और उसके बाद एक्सेप्शन जब ऐसा नहीं होगा। बेसिकली ये एक थ्योरेटिकल चैप्टर क्वेश्चन है, आपको ज्यादा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड लॉजिक या बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस नहीं करने हैं। आपको सिर्फ पढ़ के ये समझना होगा ये क्लब होगा कि नहीं होगा, ये क्लब होगा कि नहीं होगा। वैसे ही केसेस एग्जाम में आएगा भी। 5 से 8 नंबर का चैप्टर है, आपको ये समझाएगा कब इनकम क्लब होगी कब इनकम क्लब नहीं होगी। तो पहले आते हैं कुछ पॉइंट में रीड कर रहा हूं जो नोट्स में बोर्ड पे नहीं है बट आपके पीडीएफ नोट्स में है। मैं सीरियल बाय पीडीएफ नोट्स पे चलूंगा और फिर यहां से भी डिस्कस करता हुआ जाऊंगा। पीडीएफ नोट्स में पहले मीनिंग लिखा हुआ है, एन एसएससी इज टैक्स्ड ऑन इनकम अकॉर्डिंग टू अनदर पर्सन, जो हमने पढ़ा। अब कुछ जनरल रूल पढ़ रहे हैं, 4 जनरल रूल है जो आपके बोर्ड पे नोट्स में नहीं है बट आपके पीडीएफ नोट्स में है। नंबर 1, इनकम फर्स्ट कंप्यूटेड इन द हैंड ऑफ रिसिपिएंट। जिसको मिल रही है पहले उसी के हाथ में कंप्यूट होगी, पूरा पांचों हेड की तरह उसके हाथ में कैलकुलेशन होगी। एंड ऑल एक्सपेंस रिलेटेड टू सच इनकम शैल बी अलाउड। और जो भी खर्चा उसने उस इनकम के लिए किया है वो माइनस हो जाएगा। नंबर 2 पॉइंट क्या है? देन क्लब हेड वाइज, और फिर ये हेड वाइज क्लब होगी। सपोज कीजिए मेरी वाइफ ने हाउस प्रॉपर्टी से भी इनकम कमाया, मेरे वाइफ ने बिजनेस से भी इनकम कमाया और कुछ अदर सोर्स इनकम भी कमाया, मेरी भी वैसी कुछ हेड्स होगी। अब पहले मेरे वाइफ के हेड में सारे हेड्स के रूल फॉलो करते हुए कंप्यूटेशन होगी। सैलरी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, कैपिटल गेन, बिजनेस एंड प्रोफेशन, जो भी हेड है वो हेड वाइज कैलकुलेट होगी। अब मेरे भी हेड्स में वो हेड होंगे, उनमें वो हेड ऐड हो जाएगी, मतलब हेड वाइज क्लबिंग होगा। मेरी पीजीबी इनकम के साथ उसकी पीजीबी इनकम जुड़ जाएगी, मेरी सैलरी इनकम के साथ उसकी सैलरी इनकम जुड़ जाएगी। सैलरी इनकम क्लब नहीं होगी हालांकि, बट एक एग्जांपल दे रहा हूं। मेरी अदर सोर्स इनकम के साथ उसकी अदर सोर्स इनकम क्लब हो जाएगी, मेरे हाउस प्रॉपर्टी रेंट के साथ उसकी हाउस प्रॉपर्टी रेंट क्लब हो जाएगी। तो पहले हेड वाइज उसके हेड में कंप्यूट होगी जो कमा रहा है रिसिपिएंट, और उसके बाद मेरे हेड में क्लब हो जाएगी, यानी वो एसएससी जो टैक्सेबल होगा। नंबर 3, डिडक्शन टू बी अलाउड टू पर्सन क्लब। पांचों हेड ऑफ इनकम जुड़ गई। अब मुझे वो सारी छूट और डिडक्शंस मिलेगी जो हमारा अगला चैप्टर होने वाला है, डिडक्शन ऑफ चैप्टर 80 या सेक्शन 80, मतलब चैप्टर 6A। उसका डिडक्शन में मुझे मिलेगा, जो जहां जहां उसने इन्वेस्टमेंट किया हुआ उसे छूट मिलती, वो छूट मुझे भी मिलेगी। नेगेटिव इनकम शैल आल्सो बी क्लब्ड। यस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है टैक्स में। सिर्फ इनकम क्लब नहीं होगी, लॉसेस भी क्लब हो जाएगी। मतलब उसका लॉस है तो उस लॉस का एडजस्टमेंट मुझे करने मिलेगा। सिर्फ मैं उसकी इनकम पे टैक्स नहीं दे दूंगा, उसके लॉसेस भी मुझे मिलेंगे जो मैं एडजस्ट करूंगा फिर टैक्स दूंगा। तो ये कुछ जनरल रूल्स थे।
अब आते हैं कौन कौन सी इनकम क्लब होगी, केसेस व्हेन टू बी क्लब्ड। आपके नोट्स में हेडिंग है, पहले लिखा है व्हेन इनकम इज ट्रांसफर्ड विदाउट ट्रांसफरिंग एसेट, जो सबसे ज्यादा होता है। एसेट मेरे नाम पे है, उसकी हाउस प्रॉपर्टी की रेंट आई, मैंने दिखा दिया अपनी वाइफ के हाथ में कि हाउस प्रॉपर्टी की रेंट वाइफ को मिल रही है। प्रॉपर्टी किसके नाम पे है, मेरे, टैक्स भी मुझे ही देना पड़ेगा। भले ही मैं इनकम वाइफ के हाथ में क्लब दिखा रहा हूं, मैं ये दिखा रहा हूं कि वाइफ को पूरी इनकम मिलती है, चलिए सच में ही मिलती है, पूरी रेंट वाइफ वसूल करती है, बट फिर भी मेरे हाथ में क्लब होगा क्योंकि प्रॉपर्टी मेरे नाम पे है, मैंने विदाउट ट्रांसफरिंग प्रॉपर्टी इनकम ट्रांसफर कर दी, तो मेरे हाथ में क्लब होगी इनकम, टैक्स मुझे देना पड़ेगा। मैंने बुद्धि लगाया, मेरी इनकम सपोज करो 2,40,000 है, मैं टैक्स लायबिलिटी से बाहर हूं, लेकिन एक हाउस प्रॉपर्टी की रेंट आती है 1 लाख रुपए साल की, मेरी वाइफ की 0 इनकम है, मैंने बुद्धि लगाई, मैंने क्या किया, मैंने ये दिखा कि 1 लाख रुपए वाइफ कमाती है 2,40,000 में, मैं भी टैक्स नहीं दे रहा हूं, वो भी टैक्स नहीं दे रही है। बट गवर्नमेंट बोल रही है नहीं, आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की वाइफ के नाम पे, मैंने कहा नहीं प्रॉपर्टी मेरे नाम पे, तो गवर्नमेंट ने कहा तो फिर आपको छूट नहीं मिलेगी, वो इनकम आपके हाथ में क्लब होगी, भले वाइफ को मिल रही है उससे फर्क नहीं पड़ता, कमाए वो टैक्स आप दीजिए। मेरी इनकम 2,40,000 प्लस 1 लाख 3,40,000 हो जाएगी, मैं स्लैब रेट में फॉल करूंगा, फिर टैक्सेशन कैलकुलेट होगी। नंबर 2, रेम्यूनरेशन टू स्पाउस इन विच एसएससी हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। कोई एक ऐसी बाहर की ऑर्गेनाइजेशन, आउटसाइडर पार्टी, आउटसाइडर बिजनेस है जहां मेरा कोई सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, मतलब उस बिजनेस में मेरा कोई राइट्स है, सपोज करो उस बिजनेस का 20% इक्विटी शेयर में होल्ड करता हूं, या फिर 20% प्रॉफिट मुझे मिलता है उस बिजनेस का। मैंने क्या किया, एक एसेट उनके नाम पर ट्रांसफर कर दिया, और मैंने कहा कि वो पैसा जो इनकम आता है वो मुझे मत दो, मेरी वाइफ को दो। मैंने घुमाया, एक एसेट ट्रांसफर किया एक आउटसाइड एजेंसी को जहां पर मेरा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, तो वो जो इनकम वो मेरी वाइफ के नाम पे डाल दे रहे हैं उस प्रॉपर्टी की रेंट बोल के, वो भी मेरे हाथ में क्लब हो जाएगी। जहां एसेट ट्रांसफर हुआ आउटसाइडर को, बट इनकम में ट्रांसफर करा रहा हूं अपनी वाइफ को, तो मेरे हाथ में टैक्सेबल होगी। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का स्ट्रेट फॉरवर्ड मीनिंग है, या 20% प्रॉफिट लेता हूं मैं वहां से, या 20% इक्विटी शेयर कैपिटल मैंने होल्ड करके रखा है, तो मेरा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट माना जाएगा, उससे कम नहीं माना जाएगा। मैं अगर उसको कोई एसेट ट्रांसफर करता हूं और वो कोई इनकम मेरी वाइफ के हाथ में ट्रांसफर करता है, या मेरी वाइफ कोई एसेट ट्रांसफर करती है और वो इनकम मुझे ट्रांसफर कर रहा है, स्पाउस की केस की बात हो रही है, सेम में वो मेरे सन्स वाइफ के हाथ में इनकम ट्रांसफर कर रहे हैं, तो भी एसेट ट्रांसफर बट विथ रिवोकेबल कंडीशन, ये एक और चालूगिरी है। मैंने कहा चलो मैंने एसेट ट्रांसफर किया, आपने कहा ना कि एसेट ट्रांसफर किए बिना इनकम ट्रांसफर नहीं कर सकते, मैंने एसेट ट्रांसफर करके इनकम ट्रांसफर किया, बट मैंने एक कंडीशन लगा दी, मैंने 25 मार्च को एसेट ट्रांसफर किया, साल भर की एक बार में रेंट आती है, सपोज कीजिए 31 मार्च को मुझे पार्टी साल भर की रेंट एक बार में देती है, मैंने 25 मार्च को वाइफ के हाथ में एसेट ट्रांसफर कर दिया, या वाइफ ने मेरे नाम पे एसेट ट्रांसफर कर दिया, वॉट एवर बी द केस। 31 मार्च को रेंट मिला, प्रॉपर्टी मेरे नाम पे, रेंट मुझे मिला, मेरे को मुझे टैक्स देना है, वाइफ को तो नहीं देने। 2 अप्रैल को मैंने फिर से रिवोक कर दिया, रिवोक मतलब वापस ट्रांसफर, और ये कंडीशन में लिखा हुआ था कि एसेट ट्रांसफर विथ रिवोकेबल कंडीशन, तो फिर टैक्सेबिलिटी मेरे हाथ में नहीं आएगी। अगर प्रॉपर्टी मेरे वाइफ ने मेरे नाम पे ट्रांसफर की है रिवोकेबल कंडीशन के साथ, जो प्रॉपर्टी बाद में वापस वाइफ को मिल जाएगी तो टैक्स वाइफ देगी। अगर वो प्रॉपर्टी मेरी थी, मैंने वाइफ के नाम पे रिवोकेबल कंडीशन के साथ ट्रांसफर किया और बाद में वापस मुझे मिल जाएगी 2 अप्रैल को या अगले साल में कोई भी एक डेट को, मैंने सिर्फ इनकम घुमाने के लिए बुद्धि लगाया कि बाद में कंडीशन लगा दी कि वापस एसेट मेरा हो जाएगा, तो फिर ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, इनकम टैक्सेबिलिटी मुझे देनी पड़ेगी। इफ बोथ हस्बैंड एंड वाइफ हैव सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, ये एक अच्छा केस है। मान लो ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी का मेरा भी 20% इंटरेस्ट है, मोर देन 20%, मेरी वाइफ का भी मोर देन 20% इंटरेस्ट है, या मेरे बेटे की वाइफ का भी मोर देन 20% इंटरेस्ट है। अब मैंने प्रॉपर्टी उनके नाम पे घुमाई और वो इनकम मेरे वाइफ के मेरे बेटे की वाइफ के नाम पे घुमा रहे, हम दोनों का 20% इंटरेस्ट है, फिर किसके हाथ में क्लबिंग होगी? इफ बोथ हस्बैंड एंड वाइफ हैव सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, क्लब रेम्यूनरेशन टू एसएससी हुज टोटल इनकम इज हायर। गवर्नमेंट ने कहा ज्यादा चालूगिरी मत कीजिए,
जिसकी जीटीआई ग्रॉस टोटल इनकम पांचों हेड को जोड़ के हायर आ रही है, उसके हाथ में ये रेम्यूनरेशन क्लब हो जाएगा। मतलब दोनों की सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, तो जिसकी इनकम हायर गवर्नमेंट उससे टैक्स लेगी। वंस क्लब्ड इन वन हैंड सेम फॉर एवरी ईयर। हाँ, अब हर साल ये हायर इनकम देखने की जरूरत नहीं है। एक बार मेरे हाथ में क्लबिंग का रूल लग गया तो हर साल मेरी क्लब होगी, या एक बार मेरी वाइफ के हाथ में क्लबिंग का रूल लग गया हर बार क्लबिंग उसी के हाथ में होगी। हाँ, अगर हम लोग एसेसिंग ऑफिसर को ये साबित कर देते हैं कि नहीं ये रूल अब बदलना जरूरी है और वो इस बात से सेटिस्फाई हो जाता है, तो फिर क्लबिंग का हेड बदल जाएगा, हैंड बदल जाएगा। अदरवाइज एक बार जिस हैंड में क्लब हो गया वही हैंड में टैक्स रहेगा। पांचवा केस, एसेट ट्रांसफर बट नॉट एडिक्वेट कंसिडरेशन। चलिए, आपने कहा था एज एन इनकम टैक्स ऑफिसर कि क्लबिंग तभी होगी जब आप एसेट ट्रांसफर करेंगे, जब आप एसेट नहीं ट्रांसफर करेंगे। चलिए, मैंने ट्रांसफर की 2 करोड़ की प्रॉपर्टी 1 लाख में अपनी वाइफ को दी, 1 लाख रुपए लिया उससे, 2 करोड़ की प्रॉपर्टी उसे दे दी, ट्रांसफर है। अब रेंट पे टैक्स हो गए, अगर उस घर से रेंट आ रहा है तो मैं तो बच गया। गवर्नमेंट बोलेगा नहीं, कंसिडरेशन होनी चाहिए और वो भी एडिक्वेट, मतलब प्रॉपर कंसिडरेशन होनी चाहिए। उस एरिया वैल्यूएशन ऑफिसर के हिसाब से एक वैल्यू निकलती है, उसके आसपास की वैल्यू में अगर ट्रांसफर है तो ठीक है, अगर बहुत कम या बहुत ज्यादा एओ सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर क्लबिंग हो जाएगी। तो पहला केस पढ़ा कि एसेट ट्रांसफर ही नहीं की, इनकम ट्रांसफर कर दी। दूसरा केस पढ़ा एसेट ट्रांसफर किया लेकिन कंडीशन लगा के कि वापस मेरी हो जाए। तीसरा केस पढ़ा एसेट ट्रांसफर भी किया, कोई कंडीशन भी नहीं लगाई, बट बहुत कम वैल्यू में, विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन अगर ट्रांसफर किया है, क्लबिंग मेरे हाथ में होगी, टैक्स मुझे देना पड़ेगा। या अगर वाइफ को मुझे ट्रांसफर किया तो वाइफ को टैक्स देना पड़ेगा। एसेट ट्रांसफर टू ट्रस्ट फॉर बेनिफिट ऑफ स्पाउस और सन्स वाइफ। मैंने एक चैरिटेबल ट्रस्ट या कोई ट्रस्ट को एक एसेट ट्रांसफर कर दिया और कहा उसका बेनिफिट मेरी वाइफ या मेरी बेटी की वाइफ को दे दो, क्लबिंग मेरे हाथ में होगी। एसेट और इनकम ट्रांसफर टू सन्स वाइफ विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, ये सारी कंडीशन जो मैंने स्पाउस के बारे में लिखी, सारी कंडीशन सन्स वाइफ के रूप में भी आ रही है। अब आता है इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड। तो वाइफ और स्पाउस वाइफ की बात हो गई, स्पाउस वाइफ और सन्स वाइफ की बात हो गई। अब आ रहा है माइनर चाइल्ड। माइनर चाइल्ड के लिए क्या रूल है? माइनर चाइल्ड का इनकम उस पेरेंट के हाथ में क्लब हो जाएगा जिस पेरेंट की इनकम हायर है। माइनर चाइल्ड की इनकम उस पेरेंट के हाथ में क्लब हो जाएगा जिस पेरेंट की ग्रॉस टोटल इनकम, यानी वो पांचों हेड ऑफ इनकम जोड़ के इनकम हायर है विदाउट डिडक्शंस। ग्रॉस टोटल इनकम का मतलब होता है सिर्फ पांचों हेड को जोड़ लो, डिडक्शन नहीं मिली अब तक। अगर हायर है तो उस पेरेंट के हाथ में क्लब हो जाएगा। तो इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड, पेरेंट हुज टोटल इनकम इज हाई। हाँ, अगर पेरेंट डाइवोर्स हो गए तो, मतलब अब मैरिज सब्सटेंस नहीं कर रही है तो सिंपल जो बच्चे को मेंटेनेंस करे, जो बच्चे को संभाल रहा है उसके हाथ में क्लब होगा। एग्जाम्पशन भी मिलेगा, हाँ बहुत छोटा सा अमाउंट का छूट है, ₹1500 और इनकम विचएवर इज लोअर, उस पेरेंट को माइनस करने मिलेगा। मान लो बच्चे को दादाजी ने प्रॉपर्टी अपने पोते के नाम पे ट्रांसफर कर दी, पोता उस प्रॉपर्टी से 2 लाख रुपए की रेंट कमा रहा है साल की, माइनर चाइल्ड है, पेरेंट के हाथ में क्लब होगी इनकम, बिल्कुल। माइनर चाइल्ड की इनकम पेरेंट के हाथ में क्लब हो रही है, 2 लाख माइनस लिखेंगे 1500, जो है बैलेंस आएगा उस पर टैक्स लगेगा, मतलब 1500 रुपए तक की छूट है। और अगर इनकम ही होती 1200 रुपए तो पूरी 1200 छूट हो जाती, क्योंकि रूल है ₹1500 और इनकम विचएवर इज लोअर। चाइल्ड इंक्लूड स्टेप चाइल्ड एंड अडॉप्टेड चाइल्ड। हाँ, यहाँ पे ओन बच्चा होने की जरूरत नहीं है, अगर मैंने किसी बच्चे को अडॉप्ट किया है वो भी मेरा ही चाइल्ड कहलाएगा। स्टेप चाइल्ड, डाइवोर्स पेरेंट्स से आया हुआ चाइल्ड, वो भी चाइल्ड कहलाएगा। माइनर मैरिड डॉटर के केस में क्या होगा? इंडिया में इलीगल है माइनर चाइल्ड का शादी करना, बट अगर कर दिए और उसको कोई इनकम होती है तो पेरेंट के हाथ में क्लब होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन याद रखना, एग्जाम में मन में फीलिंग आएगी ये तो मैरिज हो गई है बच्चे की, अब क्या होगा? नहीं, वो माइनर है, भले मैरिड हो, पेरेंट के हाथ में क्लब होगी। तो क्लब टू पेरेंट लिखा है ब्रैकेट में। इफ पेरेंट नॉट अलाइव, हाँ अगर उस बच्चे के माँ बाप जिंदा ही नहीं है और बच्चा अभी भी माइनर है तो गार्जियन के हाथ में क्लब हो जाएगी, जो बच्चे को संभालने का केयर टेकर बनता है। अब आते हैं एक्सेप्शन में। माइनर चाइल्ड की इनकम कब टैक्सेबल नहीं होगी?
माइनर अर्न्स इनकम बाय मैनुअल वर्क डन, स्किल, टैलेंट, स्पेशलाइज्ड नॉलेज या डिसेबल्ड है, तो फिर क्लबिंग नहीं होगी। मतलब बच्चा अपने स्किल टैलेंट, बच्चा गया इंडिया गॉट टैलेंट में और वहां से बहुत बड़ी प्राइज मनी जीत कर आया, वो पेरेंट के हाथ में क्लब नहीं होगी। मतलब माइनर अगर विदाउट एफर्ट कुछ कमा रहा है तो पेरेंट के हाथ में क्लब होगी। माइनर अगर अपने एफर्ट से कमा रहा है तो उसी के हाथ में रिटर्न लगेगी, पेरेंट के हाथ में क्लब नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट जाने का। मैंने एग्जांपल इसलिए दिया था, दादाजी ने पोते के नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है जिसपे उसको भाड़ा का कमाई हो रहा है, रेंट मिल रहा है, माइनर का कोई एफर्ट नहीं था उसमें, तो वो माइनर के हाथ में क्लब, मतलब माइनर के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा, पेरेंट के हाथ में क्लब हो जाएगा। बट अगर माइनर को स्किल, टैलेंट, हार्डवर्क, मैनुअल वर्क के थ्रू कमा रहा है, कोई डांस इंडिया डांस कॉम्पिटिशन में जीत कर आ रहा है पैसा, कोई स्किल टैलेंट है उसके अंदर ऐसा जिससे वो कुछ कमा रहा है, तो फिर वो उसके हाथ में ही टैक्सेबल होगी, क्लबिंग नहीं होगी। और अगर माइनर डिसेबल है तो फिर तो क्लबिंग नहीं होगी, माइनर के हाथ में टैक्सेबल देगी, गवर्नमेंट छूट दे रही है एक तरीके से। हाँ, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट वाले पॉइंट पे एक एक्सेप्शन है। हमने क्या पढ़ा, वाइफ या स्पाउस या सन्स वाइफ को अगर कोई इनकम मिलती है ऐसे कोई ऑर्गेनाइजेशन से जहां मेरा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है तो मेरे हाथ में क्लबिंग होगा। बट अगर उनको वो जॉब मिली है कोई टेक्निकल या प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज के कारण, मेरी वाइफ चार्टेड है, मेरी वाइफ एलएलबी है, मेरी वाइफ एमबीए, और उसे वहां जॉब के हिसाब से रेम्यूनरेशन मिल रही है, वो उसके हाथ में क्लब होगी, मेरे हाथ में। मतलब अगर विदाउट एफर्ट उसे कुछ कमाई मिल रही है तभी मेरे हाथ में क्लबिंग आएगी, वरना नहीं। पिन मनी और हाउस होल्ड सेविंग नॉट टू बी क्लब। कई बार क्या होता है, हाउस होल्ड सेविंग्स होती है वाइफ के हाथ में, अब बोला जाएगा वाइफ के पास वो कमाई कहां से आई, तो हस्बैंड कमाया है, अगर वाइफ कोई जॉब नहीं कर रही है तो फिर वो पिन मनी या सेविंग मनी जिसको बोलते हैं वो मनी पे टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी। इनकम फ्रॉम इनकम, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक प्रॉपर्टी मैंने वाइफ के नाम पे ट्रांसफर नहीं की, उससे रेंटल इनकम आ रहा है, वो इनकम वो रख रही है लेकिन टैक्स मुझे देना पड़ रहा है क्लबिंग के नियम के हिसाब से। अब उस इनकम से उसने कुछ इंटरेस्ट कमाया या उस इनकम से उसने कुछ और काम किया और वहां से कोई कमाई की, उस पर मेरे हाथ में क्लबिंग नहीं होगी। मतलब इनकम की मदद से और कोई इनकम कमाई जाए, इनकम मेरे हाथ में टैक्सेबल हुई, उस इनकम के ऊपर और कोई इनकम होती है वो मेरे हाथ में टैक्सेबल नहीं होती। एक आखिरी पॉइंट और ये टॉपिक ओवर हो जाएगा। ये जो बात कही जा रही है कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर या एसेट ट्रांसफर विदाउट कंसिडरेशन या रिवोकेबल कंडीशन या नॉट ट्रांसफर, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात हमेशा ध्यान रखना, प्रॉपर्टी ट्रांसफर होते वक्त भी हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप होना चाहिए और इनकम होते वक्त भी हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप होना चाहिए। मतलब कमाई जब हुई है तब भी, जब टैक्स की बात आ रही है तब भी, और प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई तब भी, दोनों टाइम में अगर रिलेशनशिप है तो ही क्लबिंग होगा, वरना नहीं। एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैंने अपनी फियोंसे के नाम पे या से फॉर एग्जांपल एक लड़की के नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जो अब तक मेरी वाइफ नहीं है, अब उसने उस प्रॉपर्टी से रेंट कमाया, मैंने प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया विदाउट कंसिडरेशन या विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, या तो पैसा ही नहीं लिया या बहुत कम पैसा लिया या रिवोकेबल ट्रांसफर किया। अब अब हम लोगों की शादी हो गई और उसने उससे रेंट कमाया, क्या मेरे हाथ में क्लबिंग होगा? नहीं, क्योंकि प्रॉपर्टी ट्रांसफर के बाद शादी नहीं हुई थी, रिलेशनशिप नहीं था हस्बैंड वाइफ का। अब एक उल्टा केस हो, मैंने अपनी वाइफ के नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर की, वाइफ के नाम पे, मतलब शादी हो चुकी है, अब उसने कुछ रेंट कमाया, जब इनकम आई उस रेंट से तब हम लोगों का डाइवोर्स हो चुका, तब वो मैरिज सस्टेन नहीं कर रही है हस्बैंड वाइफ के बीच में। एट दैट पॉइंट फिर इनकम क्लब नहीं होगी, क्योंकि जब इनकम हो रही है तब रिलेशनशिप नहीं। यानी प्रॉपर्टी ट्रांसफर होते वक्त और इनकम होते वक्त दोनों टाइम में रिलेशनशिप होना बहुत जरूरी है। ये है क्लबिंग ऑफ इनकम के ऊपर एक नोट्स। आप इसके 3-4 क्वेश्चन है वो सॉल्व कीजिए, कहीं भी डाउट हो आप मुझे रिवर्ट बैक कीजिए। थैंक यू।